स्टूडेंट्स, आज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, हेडिंग देते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। हिंदी में हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम pronouns which are used to ask questions are called interrogative pronouns. Interrogative pronouns। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है क्या? प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, वैसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग प्रश्नों को पूछने में किया जाता है। प्रश्न पूछने में जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? तो प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। वैसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग प्रश्नों को करने में किया जाता है, प्रश्न पूछने में किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहे जाते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब ये देखिए कौन कौन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का काम करते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का काम हु, whom, whose, which और what करता है। यही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? तो हु, whom, whose, which, what। आप तो देखे होंगे कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस में भी थे, तो वहां ये क्लॉज को जोड़ रहे थे। जब जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है तो उस समय ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। लेकिन जब प्रश्नों को करने में, प्रश्न पूछने में जब प्रयोग किया जाता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आप देखेंगे एक एक करके प्रयोग। सबसे पहले हु को देखिए। ये जो हु है, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने में होता है। ध्यान दीजिए, जैसा कि आप जानते हैं हु नॉमिनेटिव केस का है, और नॉमिनेटिव केस में है तो ये सब्जेक्ट का पता लगाना अगर होगा तो उस समय हम हु से प्रश्न करते हैं। हु से प्रश्न कब करते हैं? जब सब्जेक्ट का पता लगाना होता है कि आखिर उस काम को, उस क्रिया को करने वाला है कौन, तो उस स्थिति में हु का प्रयोग किया जाता है। यदि हम कहते हैं कि कौन गीत गा रहा है, तो कौन गीत गा रहा है, ये गाना जो क्रिया है, इसको संपादित करने वाला कौन है, वो सब्जेक्ट कौन है इसका पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। यानी हु यानी कौन, तो हम कहेंगे हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये हु जो है आया किस लिए? तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है इसका पता लगाने के लिए, यानी सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। और एक एग्जांपल देखिए, यदि हम कहते हैं कौन तैरना जानता है। देखिए तैरना कौन जानता है, हम पता लगा रहे हैं किसका? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु लेंगे और कहेंगे हु, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हु नोज
कौन जानता है हाउ टू स्विम, तैरा कैसे जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि नो के बाद अगर फिर वर्ब लेना होता है तो इन्फिनिटिव रूप में लेते हैं, लेकिन हाउ टू लगाते हैं तब ये इन्फिनिटिव फॉर्म बन जाता है इसका। तो हु नोज हाउ टू स्विम, यानी कौन तैरना जानता है। तो हु का प्रयोग कब करते हैं? तो हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। हम कहते हैं कौन आया है, हु हैज कम। कौन बैठा है, हु इज सिटिंग। कौन क्रिकेट खेल रहा है, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं कि काम करने वाला कौन है। हु यानी कौन, तो कौन के अर्थ में हु का प्रयोग होता है, लेकिन सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए। अब जब ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो हम हुम का प्रयोग करते हैं, यानी हु तो नॉमिनेटिव केस में है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में है। तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने में हुम किस कब प्रयोग होगा? तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने में। ऑब्जेक्ट का जब पता लगाना होता है तो हम लोग हुम का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के लिए जैसे हु, तो हु का ऑब्जेक्ट हुम है, तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने में हम हुम का प्रयोग करते हैं। यदि हम कहते हैं कि वह किसकी मदद किया, अब देखिए मदद करने वाला सब्जेक्ट वह है, मदद करने के कार्य को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट वह है। अब हम ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, वह मदद किया लेकिन किसकी, तो किसकी, किनकी, किसे, यानी ऑब्जेक्ट का जब पता लगाना होता है तो उस समय हम हुम लेते हैं। और ये चूंकि सिंपल पास्ट टेंस है तो हम कहेंगे हुम डिड ही हेल्प, हुम डिड ही हेल्प। तो ये ऑब्जेक्ट का पता लगाने में हम हुम का प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कहते हैं कि तुम किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, तुम किसे अंग्रेजी पढ़ाते हो, पढ़ाते हो किसको। तो हम ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, हम लेंगे हुम डू यू टीच इंग्लिश। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है ही, तो फिर कैसे। तो अंग्रेजी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, और इनडायरेक्ट का पता लगाने के लिए ही हुम होगा। व्यक्ति का पता लगाने के लिए, वस्तु का पता लगाने के लिए हम हुम का प्रयोग नहीं करते। इसका पता लगाने के लिए, तो व्यक्ति का पता लगाने के लिए हु या हुम का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट रूप में हु और ऑब्जेक्ट रूप में हम हुम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो है हुम इनडायरेक्ट रूप में, इंग्लिश डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, हम कहें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी देखिए वह किसकी मदद किया, जैसे हमने ऊपर दिया वह किसकी मदद किया, तो किसकी मदद किया यानी किसी व्यक्ति की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हुम का प्रयोग किया गया। और जैसा कि जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एक होता है तो वो चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उस स्थिति में वो डायरेक्ट ही रहता है। लेकिन जब दो तरह के ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, एक व्यक्ति और एक वस्तु, तो जो व्यक्ति होगा वो इनडायरेक्ट और जो वस्तु होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हो गए। ऐसी स्थिति में ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इंग्लिश और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया हुम। तो व्यक्ति का पता, अगर व्यक्ति का पता लगाना होता है तो भी हु या हुम आता है। सब्जेक्ट रूप में हु और ऑब्जेक्ट रूप में हुम होता है। अब हम आते हैं हुज के पास, WHOS, आप करेंगे हुज। अब हुज का प्रयोग जो होता है संबंध या स्वामित्व कहिए या अधिकार कहिए,
तो संबंध या स्वामित्व का पता लगाने में होता है। संबंध या स्वामित्व का पता लगाने में, अधिकार का पता लगाने में, मालिकाना हक का पता लगाने में हम हुज का प्रयोग करते हैं। हुज का प्रयोग ध्यान देंगे, हुज एडजेक्टिव भी हो जाता है, लेकिन उस समय इसके तुरंत बाद नाउन रहेगा हुज के बाद। लेकिन जब हुज अकेले रहे, इसके तुरंत बाद नाउन ना रहे, तो वो प्रोनाउन होता है। तो हुज का जो है प्रयोग संबंध या स्वामित्व का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि हम कहते हैं यह घर किसका है, अब देखिए यह घर किसका है, तो यह घर किसका है यानी इस घर के मालिक का, स्वामी का हम पता लगाना चाह रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि ये जो घर है वो है किसका, तो हम यहाँ पर उसके स्वामी का पता लगाने वाले हैं। तो जब स्वामित्व का, अधिकार का पता लगाना होता है तो हम हुज का प्रयोग करते हैं। तो किसका के लिए हो गया हुज, इज दिस हाउस, हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, यानी हम यहाँ स्वामित्व का पता लगा रहे हैं। अगर हम यह कहें कि यह नौकर किसका है, यानी किसके साथ, यानी इसका संबंध है इस नौकर का, मतलब यह नौकर के संबंध या स्वामित्व का जब हमें पता लगाना है कि यह नौकर किसका है, तो हम ये किसका के लिए क्या ले लेंगे, हुज ले लेंगे। तो किसका के लिए हुज ले लिए, या अकेले हुज आ गया तो ये प्रोनाउन हो गया। और अब कहेंगे हुज इज दिस सर्वेंट, यह नौकर किसका है। तो जब भी हमें किसी के संबंध या स्वामित्व का पता लगाना होगा तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। अगर हम कहेंगे कि यह कलम किसकी है, मतलब इस कलम के मालिक का पता लगा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन। तो ऐसे स्थिति में हम जब संबंध का पता लगाना हो या स्वामित्व का पता लगाना हो तो हम हुज का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं व्हिच के पास। व्हिच, अब देखिए विकल्प की स्थिति में, विकल्प की स्थिति में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने में, व्हिच का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने में भी होता है और ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने में होता है। लेकिन विकल्प की स्थिति में, चॉइस, जहां विकल्प हो, ये, तो विकल्प की स्थिति में जहां विकल्प है, चॉइस है, तो उस स्थिति में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए व्हिच का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल। यदि हम कहते हैं कि कौन सा तुम्हारा घर है, ध्यान दीजिए, तुम्हारा घर कौन सा है, यहां से यहां तक जो घर है इसमें बताओ तुम्हारा घर कौन सा है, ये है कि ये है कि ये है, यानी विकल्प है। ऐसे वैकल्पिक प्रश्न आपके पास ऑब्जेक्टिव आते हैं, ए बी सी डी, और उसमें विकल्प अब आपको एक लेना होता है कि कौन सा सही है, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो उस स्थिति में आप ए या बी या सी या डी कोई एक लेते हैं। तो विच जो होता है वो विकल्प के लिए आता है, और विकल्प में सब्जेक्ट का पता लगाने में भी और ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने में। यहाँ सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, कौन सा तुम्हारा घर है, ये है कि ये है कि ये है। ऐसी स्थिति में नॉमिनेटिव केस में होता है, सब्जेक्ट का पता आप लगा रहे हैं, तो होगा विच। लेकिन ये ध्यान रहे अकेले आना चाहिए। जहां विच हाउस कर देंगे तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा विच, और विच अकेले है तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि कौन सा यानी विच इज है। अब यहाँ योर हाउस,
विच इज योर हाउस, कौन सा तुम्हारा घर है? ये है कि ये है कि ये है? यहाँ विच आया है किस रूप में? तो सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आया है। लेकिन विकल्प, यहाँ विकल्प का बोध हो रहा है। यही अगर हम कहते हैं, अगर हम कहें कि इन लड़कों में से कौन सा तुम्हारा भाई है, ध्यान दीजिए, इन लड़कों में से, अब इतने लड़के हैं, ये और इनमें से कौन सा तुम्हारा भाई है? यहां भी हम सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं और विकल्प की स्थिति है। इन लड़कों में से, अब ये वाला लड़का की, यह लड़का की, यह लड़का की, यह कौन सा तुम्हारा भाई है? तो ऐसे स्थिति में हम बीच लेंगे। लेकिन में से के लिए ऑफ जब ले लिए तो ये प्रोनाउन हो गया, तो क्या अकेले हो गया, तुरंत बाद नाउन नहीं आया। तो बीच ऑफ यानी किसके लिए आया है? में से के लिए। तो बीच ऑफ दीज बॉयज, बीच ऑफ दीज बॉयज इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कौन है? अब ध्यान दीजिए, एक चीज आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि भाई यहाँ तो बॉयज और इज ले रहे हैं, क्यों? तो ये हमारा जो है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर रूप में है, क्योंकि ब्रदर सिंगुलर है, इसके अनुसार हमारा वर्ब है। अगर यही रहता कि लड़कों में से कौन कौन तुम्हारे भाई हैं, तब हम यहाँ पर आर लेते और आर लेते तो योर ब्रदर्स हो जाता। तो ये ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाना है कि यहाँ तो बॉयज है और ये सर इज ले लिए, नहीं, ये इज क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ ब्रदर है, भाई, तुम्हारा भाई, तो भाई एक है। इन लड़कों में से कौन सा है, तो पता किसको लगा रहे हैं? क्या बहुत सारे भाई का? नहीं, उनमें लड़कों में से एक का पता लगा रहे हैं। ऐसे विकल्प की स्थिति में हम सिंगुलर वर्ब लिए। लेकिन यही अगर हम कह देते कि इन लड़कों में से कौन कौन तुम्हारा भाई है, तो अब यहाँ बहुत सारे की बात हो गई। तब हम कहते क्या कि बीच ऑफ दीज बॉयज आर योर ब्रदर्स, भाई की संख्या अधिक हो गई। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है जब भी वर्ब लीजिएगा। तो यहाँ पर तो हम सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, जरा बीच ऑब्जेक्ट का पता लगाने में भी होता है, देख लीजिए। यदि हम कहते हैं इन लड़कियों में से किसकी तुम मदद किए, ध्यान दीजिएगा, इन लड़कियों में से इतनी लड़कियां हैं और इनमें से किसकी तुम मदद किए, किसकी मदद किए, मतलब इस लड़की की, किस लड़की की, किस लड़की की, किस लड़की की मदद किए। इसका मतलब विकल्प हम जानना चाहते हैं, चॉइस और विकल्प है किसकी, इसकी, इसकी, इसकी। ऐसे स्थिति में हम विच ही लेंगे, ये किसकी की अंग्रेजी, और हम कहेंगे विच और में से के लिए ऑफ लिए, तभी ये प्रोनाउन होगा। यहां हम कह देते विच गर्ल कह देते तब तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो विच ऑफ दीज गर्ल्स, यानी इन लड़कियों में से किसकी तुम मदद किए, सिंपल पास्ट टेंस। अब यहां ले लिए डिड यू हेल्प। अब तुम मदद किए, सब्जेक्ट तो तुम है और मदद करना क्रिया का ऑब्जेक्ट का पता हम लगा रहे हैं। इन लड़कियों में से किसकी तुम मदद किए, यानी मदद करने वाला तुम है, लेकिन तुम किसकी मदद किया ये हम पता लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट का पता लगाने में भी बीच होता है, लेकिन विकल्प की स्थिति में किसकी, इसकी, किसकी, किसकी। तो जब विकल्प रहता हो तो उस विकल्प की स्थिति में सब्जेक्ट का पता लगाने में भी बीच होता है और ऑब्जेक्ट का पता लगाने में भी बीच होता है। अब व्हाट को जरा देख लिया जाए। व्हाट, व्हाट का प्रयोग भी जो होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने में होता है।
लगाने में। जिस तरह से whom खास करके अगर दो स्थितियों में इनडायरेक्ट के लिए आता है तो उसी तरह व्हाट डायरेक्ट के लिए भी आता है। व्हाट किसके लिए? डायरेक्ट के लिए आता है। तो ये खास करके वस्तु की स्थिति में आता है व्हाट। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाने में व्हाट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां विकल्प नहीं होता है। बीच आ गया, वो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आता है, लेकिन वो विकल्प की स्थिति में। और यहाँ विकल्प नहीं होगा, सीधे सीधी आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। वहां कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई चॉइस नहीं रहेगा। अब जैसे अगर हम कहते हैं कल क्या हुआ, देखिए सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, होना क्रिया, हैपन क्रिया है, कल क्या हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ तो सब्जेक्ट है। तो हम कहेंगे क्या, व्हाट हैपेंड यस्टरडे। अब ये व्हाट सब्जेक्ट रूप में है। यदि हम कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, हम सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि इनमें से तुम्हारा नाम क्या है, कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, सीधे सीधी, और सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं। ऐसे स्थिति में आप कहेंगे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हमने व्हाट का प्रयोग किया। ऑब्जेक्ट का पता लगाने में भी व्हाट होता है। तो ये यदि हम कहते हैं वह क्या चाहता है, वह क्या चाहता है, कहेंगे व्हाट डज ही वांट। व्हाट डज ही वांट, यहां तो सब्जेक्ट ही है, ये है, तो पता किसको लगा रहे हैं, व्हाट ऑब्जेक्ट का। चाहता है क्या, पैसा चाहता है, किताब चाहता है, कलम चाहता है, तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। विकल्प रहता तो व्हिच, अगर कौन सी, अब कई चीज है उसमें से कौन सी चीज है, तो उस स्थिति में तो व्हिच लेते हैं। लेकिन क्या चाहता है, यहाँ विकल्प नहीं है, तो विकल्प नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट का पता लगाने में व्हाट लिया। तो सब्जेक्ट का भी पता लगाने में और ऑब्जेक्ट का भी पता लगाने में व्हाट होता है। लेकिन कब, जब विकल्प न रहे, तो विकल्प रहता है तब तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पता लगाने के लिए बीच होता है। अब जैसे देखिए एक और ऑब्जेक्ट के लिए उदाहरण ले लीजिए। अगर हम कहते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, खा रहे हो, खाने वाला का तो पता चल गया कि तुम है, ये सब्जेक्ट तो हो गया। लेकिन क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है कि चावल खा रहा है, आम खा रहा है, अमरूद खा रहा है, ये पता नहीं है। यानी इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट का पता, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें से क्या खा रहा है। विकल्प नहीं है, बस एक सटीक हमें जानकारी चाहिए, ऑब्जेक्ट का पता हमें लगाना है। तो ऐसी स्थिति में हमने क्या लिया, व्हाट। और हम कहेंगे व्हाट आर यू, तुम क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। नहीं होगा कि वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग। कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यदि हम कहते हैं वह क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट, तो जब सब्जेक्ट का पता लगाना हो तब, या ऑब्जेक्ट का पता लगाना हो तब व्हाट का प्रयोग किया जाता है। तो ये थे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। कौन कौन, हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट। फिर से एक बार दोहरा देते हैं। इस सब्जेक्ट का पता जब लगाना होता है तो हु होता है व्यक्ति की स्थिति में। ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है जब व्यक्ति की स्थिति में, तो उस समय हुम का प्रयोग किया जाता है। यदि वही विकल्प की स्थिति बनती है तो वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने में व्हिच होता है। अहुज का प्रयोग तो आप जानते हैं संबंधी या स्वामित्व का पता लगाने में होता है, और व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगाने में किया जाता है। अब हम ले लेते हैं जरा अंतिम प्रोनाउन है, वो है
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अब देखिए ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमने नहीं लिखा, प्रोनाउन। क्यों? तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मतलब विस्मयादिबोधक सर्वनाम, विस्मयादिबोधक या आश्चर्य सूचक, विस्मयादिबोधक सर्वनाम। अब प्रोनाउन which is used to express a sudden emotion is called exclamatory pronoun। अब देखिए ये एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है, यह एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। कब? तो अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ सडन इमोशन और फीलिंग और सरप्राइज, जो अचानक आश्चर्य को, अचानक भावना को, या हम कहें साधारण शब्दों में कि जो आश्चर्य को प्रकट करता हो, वह प्रोनाउन जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। एन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एक एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन होता है। कब? तो वह प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने में अचानक इमोशन को, भावना को, फीलिंग को या आश्चर्य को, सरप्राइज को व्यक्त करने में जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वही प्रोनाउन कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। केवल व्हाट है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम करता है। अब देखिए ये व्हाट तो बड़ा काम वाला निकला, ये बहुरूपिया है व्हाट, ये व्हाट बहुरूपिया है। कैसे? जो बहुरूपिया है तो देखिए प्रोनाउन तो है व्हाट। अभी आपने देखा कि व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन में भी है, व्हाट ही सेज इज ट्रू, जो वह कहता है सही है, वहां व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, पढ़े होंगे। यही व्हाट अभी आपने देखा प्रश्न पूछने में भी आता है, व्हाट इज ही डूइंग, वह क्या कर रहा है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, क्वेश्चन कर रहा है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, जोड़ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और यही जब आश्चर्य करे तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन हो जाता है। आश्चर्य करने में, आश्चर्य करके जब हम पता लगाने वाले होते हैं तो उस समय व्हाट कहते हैं व्हाट, क्या। अब ये देखिए व्हाट क्या, और ये चिन्ह हमने दे दिया नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। अब हमने कहा व्हाट ही हैज गॉन मैड, क्या वो पगला गया है। व्हाट मुकेश हैज गॉन मैड, मुकेश पगला गया है। व्हाट संतोष हैज गॉन मैड, संतोष पगला गया है। अब देखिए आश्चर्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं। हम कहते हैं व्हाट, जब जैसे ही हमने आश्चर्य किया, बोलने पर भी निर्भर कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज ही रीडिंग, तो होगा कि वह क्या पढ़ रहा है। लेकिन जहां हमने आश्चर्य किया व्हाट, तो ऐसी स्थिति में वो प्रोनाउन हो जाता है। तो व्हाट का प्रयोग केवल व्हाट ही है जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम करता है, जो सडन इमोशन को व्यक्त करने के लिए या सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए जब व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो वह व्हाट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बन जाता है। इस तरह से आपका प्रोनाउन चैप्टर जो हुआ समाप्त हुआ। हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा है, हमारे सारे वीडियो उपलब्ध है, आप YouTube पर सर्च करके आप ले सकते हैं। प्रोनाउन का टोटल, चाहे अब यह इतना पढ़ने के बाद आप चाहे प्रोनाउन से कंपटीशन में हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो उसमें, या आपके क्लास के एग्जाम्स हो, आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं है, ये मेरा दावा है, ये राजेश चौबे का दावा है। ध्यान से सुन लीजिए, ये राजेश चौबे का दावा है एकदम। राजेश चौबे ये चैलेंज करते हैं, अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका प्रोनाउन का कॉमन एरर छूटने वाला नहीं है।
लेकिन पढ़े तो, पढ़ना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।